इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक के अंदर हम दो टॉपिक सीख चुके हैं, एक बॉन्ड लेंथ और एक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और आज बारी है बॉन्ड एंगल की। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये सभी लेक्चर आपके जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्लास 12th, क्लास 11th सभी के लिए काम आएंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और ये इनऑर्गेनिक की बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ये बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं और क्या क्या फैक्टर हैं और कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बॉन्ड एंगल डेफिनेशन का मीनिंग है एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड। सपोज बॉन्ड बना हुआ है और इन लाइंस के बीच में जो भी एंगल है उसे बॉन्ड एंगल कहा जाएगा। जैसे क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, तो एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। यू कैन अंडरस्टैंड। अब आइए जानते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर फैक्टर जानते होंगे, सीक्वेंस में अप्लाई करना जानते होंगे, तो हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे। तो आइए सबसे पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर। हाइब्रिडाइजेशन आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट होगी तो बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन possess different bond angle. Remember, फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 है 120 डिग्री, sp3 है 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ये रहते हैं यहां पर बॉन्ड एंगल। सो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन possess different bond angle. You can understand. अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आपने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, यहां बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हो। सो यू कैन से कि यहां है sp, यहां है sp2, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, और ये हमें बेसिक मालूम होना ही चाहिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, हायर होगा। सो वी कैन से BeCl2 possess हायर बॉन्ड एंगल। तो हमेशा आपने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पे ही ध्यान देना है, समझना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तब आप नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे और वो है आपके पास लोन पेयर। नेक्स्ट फैक्टर है लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, तो लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। जैसे सपोज कोई एलिमेंट है, यहां पर कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और इसके रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा। सो वी कैन से मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। सो वी कैन से बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज CH4 अमोनिया 2 है, पहला फैक्टर अप्लाई करें हाइब्रिडाइजेशन विच इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बात नहीं बनी। लोन पेयर पे चले, यहां नहीं है, यहां है। जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा और इस वजह से अमोनिया का बॉन्ड एंगल कम होगा एज कंपेयर टू मीथेन, वी कैन से। तो ऐसे आपने सेकेंड फैक्टर लोन पेयर को अप्लाई करना है। उसी तरह से यहां पर आएगा फैक्टर नंबर 3 और जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज द फैक्टर नंबर 3। नाउ अगर आपकी इर्रेगुलर ज्योमेट्री है, अगर ज्योमेट्री इर्रेगुलर है तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ ध्यान देंगे। जैसे सपोज हमारे पास एटम है X, एटम है Y, और यहां पर हमने देखा दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज्यादा है। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड पेयर जाएगा, इनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। सो वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल कंसीडर किया जाएगा। सो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, हायर इज द बॉन्ड एंगल। और अगर सराउंडिंग एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड एंगल लेस रहेगा। तो हमने यहां सेंट्रल एटम की बात की है, जितनी ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल उस केस में रहेगा। अब बॉन्ड एंगल के बेसिस पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आपके पास पूछी जाएंगी। आपको वो सभी प्रॉब्लम बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे हिसाब किताब से आपने उनको सॉल्व करना है। सपोज मैं कहता हूं हमारे पास क्वेश्चन आता है कि BF3 NF3 हमें कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, फिर आप लोन पेयर देखेंगे, एटसेट्रा। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी अभी तक नहीं आती तो मैं मेथड बताता हूं, ध्यान से सीखिएगा और उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे। स्टेरिक नंबर मेथड, स्टेरिक नंबर मेथड कहा जाता है। स्टेरिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ एटम अटैच। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ एटम अटैच। यहां लोन पेयर एक भी नहीं है, 3 एटम अटैच हैं, तो BF3 का स्टेरिक नंबर क्या होगा? 0 + 3 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल का मतलब sp2 1s and 2p। यहां NF3 और NF3 में हम देख सकते हैं एक लोन पेयर और 3 एटम, so 1 + 3 that is 4, 4 का मतलब sp3। इस तरह से आप बच्चे हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा फार्मूला, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला बहुत है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट और डायरेक्ट आपका जवाब तुरंत यहां पर आएगा। तो हमने इस फार्मूले की हेल्प से पता लगाया, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3, और हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा। sp2 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो जवाब हो गया BF3, इसका बॉन्ड एंगल हायर रहेगा एज कंपेयर टू NF3। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे अगला आता है NH3 NH4 पॉजिटिव, इनके कंपैरिजन पे आपसे क्वेश्चन पूछ लें, बताएं किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, NH3 या NH4? तो क्या करेंगे? सेम स्टेरिक नंबर 3 + 1 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है देन चेक द लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल कम होगा। यहां एक लोन पेयर है, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसका जवाब आप बता पाएंगे, किसका बॉन्ड एंगल कम है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, एटसेट्रा। ये चीज आप बहुत आसानी से यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है H2O H2S की, इनमें कंपेयर करना है कहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर देखें, 2 एटम 2 लोन पेयर, इट इज sp3, इट इज sp3, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो लोन पेयर देखें, यहां भी 2 लोन पेयर, वहां भी 2 लोन पेयर, लोन पेयर भी सेम है। अब चलें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा? अभी बताया था, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। इस तरह से आपको एक मेथड बता दिया गया कि कैसे आपने बॉन्ड एंगल में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, आप उन क्वेश्चंस के बारे में सोचेंगे, जवाब मेरे पास भेजेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, या जो भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे, वरना क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर वो जवाब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने बताना है, विच आउट ऑफ H2O and H2S possess higher bond angle and why? इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है और क्यों है, ये जवाब देना है। विच आउट ऑफ H2O and Cl2O possess higher bond angle and why? ये जवाब आपका आना चाहिए। आपका जवाब अगला आना चाहिए कि NH3, PH3, ASH3 वगैरह बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। फिर आपके पास जवाब आना चाहिए, क्वेश्चन ये है H, NH and H, PH कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्यों होगा, ये जवाब बताना है। फिर आपने बताना है HF और HCl कहां पर बॉन्ड एंगल हायर होगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और फिर आपने जवाब बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन किसे कहते हैं
और लास्ट क्वेश्चन व्हाई P4 इज मोर रिएक्टिव। P4 मोर रिएक्टिव क्यों है, ये जवाब देना है। P4 को पानी में स्टोर क्यों करते हैं, ये जवाब देना है। सो व्हाई P4 इज मोर रिएक्टिव, एंगल स्ट्रेन क्या है, HF HCl किसका बॉन्ड एंगल, इनमें से कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा, एटसेट्रा, ये जवाब आपने देने हैं। तो बच्चों इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, लेकिन बात यही है कि इन टॉपिक को बहुत 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 अच्छे से आपको क्लियर करना चाहिए, चाहे 11th क्लास का बच्चा है, 12th का बच्चा है, जेईई एंट्रेंस का बच्चा है, ड्रॉपर है, नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, हर बच्चे को ये प्रॉब्लम अपने एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली सॉल्व करनी होगी। सो ऑल द बेस्ट, इनको कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। सो वेलकम बच्चों, अब तैयारी करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और सबसे पहले हम टॉपिक जो लेंगे वो है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक में कोई अलग से टॉपिक मेंशन नहीं होता, न ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मेंशन है, लेकिन यहाँ पर वो टॉपिक हैं जो पूरी किताब में बिखरे पड़े हैं, कोई इस चैप्टर में कोई उस चैप्टर में, इन सभी को एक साथ कंबाइन करके पढ़ने की जरूरत है। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के लिए जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। एक बेस डेवलप होगा, उनके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, स्कूल लेवल एग्जाम में, बोर्ड लेवल एग्जाम में, जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो एक बेस, एक फाउंडेशन बनानी है, एक नींव बनानी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आइए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो यहां पर हम कंसिडर करेंगे वो है रिगार्डिंग द बॉन्ड लेंथ। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर बहुत आसान होते हैं, हम अपनी उलझनों की वजह से उनको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, और कुछ जो रही सही कमी होती है वो हमारी बुक्स पूरी कर देती हैं। कुछ बुक्स में इस तरह के जवाब दिए जाते हैं कि आंसर पे से विश्वास ही उठ जाता है कि भाई आंसर देना चाहिए, बस एकदम से शांत बैठे रहो, वही ज्यादा अच्छा है, कौन पढ़ेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर। तो यहाँ पर कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे हम अपने इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए जवाब दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ, जिसका सीधा सा मीनिंग है द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। हमारे पास दो बॉन्डेड एटम है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, किसी भी तरह का बॉन्ड हो, तो जनरली ये टर्म कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो वी कैन सी द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। सपोज ये दो एटम है जहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड बना हुआ है, इनके न्यूक्लियाई की डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ के नाम से पहचाना जाएगा। सो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ, इसे बॉन्ड लेंथ कहेंगे। बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स इस तरह से, पहला फैक्टर है साइज का फैक्टर। अब देखें कॉमन सी बात है, ए और ए सपोज स्मॉल साइज है, हमारे पास एटम है बी एंड बी जिनका साइज बड़ा है। अब बी और बी का अगर साइज बड़ा होगा तो ध्यान से देखिए, एटम का साइज बड़ा होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, और डिस्टेंस ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ यहां पे बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से बिगर इज द साइज, हायर इज द बॉन्ड लेंथ। हम कह सकते हैं जितना ज्यादा साइज होगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखें, फैक्टर हम बहुत सारे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से अप्लाई करना है यही मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, ताकि आपसे कहीं गलती ना हो जाए। तो साइज के बेसिस पे हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये कहेंगे। आपसे पूछें बताएं Cl2 और I2
किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? सो यू कैन अंडरस्टैंड साइज किसका बड़ा होता है? आयोडीन का। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। जवाब आ गया I2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्वेश्चन आया CH4 CCl4 किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? जिसका साइज बड़ा है और साइज कार्बन कार्बन सेम, हाइड्रोजन क्लोरीन बड़ा कौन? क्लोरीन। तो इस तरह से यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर आपने यही अप्लाई करना है कि साइज को देखना है, जिसका साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा रहेगी। साइज के बाद नेक्स्ट फैक्टर जो आपने अप्लाई करना है वो है मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं? जैसे ए और ए एक बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी 1, ए और ए दो बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी 2 और ए और ए 3 बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी 3। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी। कार्बन को आप जानते हैं, कार्बन एल्कीन में सिंगल बॉन्ड बनाता है, एल्कीन में डबल बनाता है, एल्काइन में ट्रिपल बनाता है। तो अगर आपके पास सेम एटम है मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है। नाउ बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? बॉन्ड का सिंपल डेफिनेशन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे बॉन्ड कहा जाता है। अब खुद समझिए, यहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां दो फोर्सेस हैं, यहां तीन फोर्सेस हैं। जहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे एटम एक दूसरे के नजदीक होंगे, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे एटम एक दूसरे से दूर होंगे। सो वी कैन सी मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। तो हम अपना फैक्टर यहां से बना लेते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी और नंबर ऑफ बॉन्ड। जितने दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी। आपसे पूछा गया, आपके पास है इथेन, आपके पास है इथीन, बॉन्ड लेंथ बताना है कहां ज्यादा होगी। पहला फैक्टर तो साइज का ही अप्लाई करें। कार्बन 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 दोनों एटम सेम है। अगर एटम सेम है, अब नेक्स्ट फैक्टर पे मूव करें मल्टीप्लिसिटी। यहां नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी। सो वी कैन से मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। इस तरह से जवाब आना चाहिए, ये जवाब आपका बनना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर जो आपको अप्लाई करना है लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब लोन पेयर्स किस तरह से बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं? अब आप खुद देखिए, ए और ए यहां है एक लोन पेयर, ए और ए यहां है दो लोन पेयर, ए और ए दोनों के पास हैं दो दो लोन पेयर। वी कैन अंडरस्टैंड ना साइज का फैक्टर यहां अप्लाई नहीं होगा, एटम सेम, मल्टीप्लिसिटी सेम। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द लोन पेयर। मैंने पहले कहा फैक्टर जान लेना सफिशिएंट नहीं, उन्हें किस तरह से अप्लाई करना है ये जानना जरूरी है। नाउ यू ऑल नो वेरी वेल कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां एक पे लोन पेयर है, दूसरे पे लोन पेयर नहीं है, नो रिपल्शन। इतना कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा। यहां लोन पेयर रिपल्शन होगा और यहां लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। और जब ये रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सो वी कैन से ड्यू टू हायर लोन पेयर रिपल्शन यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो हमारा कंसेप्ट बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहा जा सकता है। आपसे हमने कहा कि आपके पास NH3 है, आपके पास NH2 है, बताएं कहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड साइज कैन नॉट बी अप्लाइड, मल्टीप्लिसिटी कैन नॉट बी अप्लाइड। हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर में डिफरेंट है और अगर नंबर ऑफ लोन पेयर में डिफरेंस है सो वी कैन से मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर हायर विल बी द बॉन्ड लेंथ। इस तरह से आपको बॉन्ड लेंथ के इस टॉपिक को समझना है, जानना है। अब मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। आज उस क्वेश्चंस के बारे में सोचना, समझना और उनका जवाब जानने की कोशिश करना। और क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले ये बात ध्यान रख लेनी है, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, ये हम ध्यान रखें। हमारा पहला क्वेश्चन यहां बनता है, अरेंज फॉलोइंग्स इन द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इन्हें बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। पहली चीज है आपके पास, सपोज हम यहां बात करते हैं लेट CH4 और दूसरा है आपके पास CDR4, इन्हें अरेंज करना है, बताना है किसकी बॉन्ड लेंथ यहां पर ज्यादा होगी। अगला फैक्टर है हमारे पास, सपोज हम बात करें N2 एंड O2, यहां बताना है किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। उससे अगला फैक्टर है हमारे पास N2, O2 एंड F2, इन्हें अरेंज करना है बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में कि बॉन्ड लेंथ का यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, ये आपको अरेंज करना है। ऐसे ही आपको बताना है HF और HI किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे इन क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, फैक्टर सामने ही है। इन फैक्टर्स को बड़े ध्यान से अप्लाई करेंगे और बिल्कुल एक सीक्वेंस में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, why F2 possess higher bond length than Cl2। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, लेकिन पुराने कंसेप्ट में अभी भी चलता है why F2 possess higher bond length than Cl2, higher bond length than Cl2, bond length than Cl2, इस तरह से। और थर्ड क्वेश्चन है how bond length affects reactivity, इस तरह से बच्चों बॉन्ड लेंथ का टॉपिक आपने पढ़ा। अब इस बॉन्ड लेंथ के टॉपिक पे फैक्टर सामने है, क्वेश्चन सामने है, जवाब आप देंगे, इनका जवाब देने की कोशिश करना। क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर हम इनके आंसर के बारे में डिस्कस भी करेंगे, बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस चीज को पढ़ें, समझें। देखिए सभी चीजें मैं बता सकता हूं, सभी चीजें बताता भी चला जाऊंगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सोचने का मौका देंगे, समझने का मौका देंगे, आप डेफिनेटली उस चीज में और बेटर वे में आगे बढ़ेंगे और बेटर वे में वहां पर सीखेंगे। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ देखते ही नहीं रहना, उस चीज को अप्लाई भी करना है। अप्लाई करोगे, सीखोगे, जानोगे और बेटर से बेस्ट होते जाओगे। तो देखते रहिए इसकी क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर, हम आपको बताएंगे इनके जवाब क्या रहेंगे। ऑल द बेस्ट। तो आज पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बॉन्ड लेंथ के टॉपिक को समझा था। आपको बताया गया था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको अप्लाई करते हैं और उन फैक्टर को किस सीक्वेंस में आपने अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ जरूर हो जाती है कि हम क्वेश्चंस का जवाब सही नहीं दे पाते। आइए समझते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपसे आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पूछे थे और अब जानते हैं कि इनके जवाब कैसे होंगे। दिमाग में याद रखना है, हमने बताया था बॉन्ड लेंथ साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा बॉन्ड होंगी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितने ज्यादा लोन पेयर। सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को लें। पहला फैक्टर साइज, हाइड्रोजन ब्रोमीन, बड़ा साइज किसका, ब्रोमीन। साइज में डिफरेंस है, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत सामने आंसर आ जाएगा। CBr4 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। N2 और O2, N2 और O2 में बेटर है आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना N2O2 और F2Cl2 ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर गड़बड़ी होती है। तो ये दोनों अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नाउ N2 और O2 की बात करें, साइज की बात करें, दोनों के साइज में भी फर्क होता है। मल्टीप्लिसिटी की बात करें, दोनों की मल्टीप्लिसिटी में भी फर्क है। अब जिसका बड़ा साइज होता है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, अब मल्टीप्लिसिटी जिसमें ज्यादा होती है बॉन्ड लेंथ कम होती है। और इनके तो लोन पेयर में भी फर्क है। ये तो तीनों ही फैक्टर में डिफरेंट हैं, तीनों ही फैक्टर से यहां गड़बड़ होती है।
तो यहां पर आपको जवाब देना है इन दोनों फैक्टर पे, क्योंकि दोनों फैक्टर एक जैसा जवाब देंगे। लोन पेयर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मल्टीप्लिसिटी कम होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। लोन पेयर ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मल्टीप्लिसिटी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। दोनों ही फैक्टर यहां एक जैसी बात करेंगे। सो वी कैन सी N2 और O2 में N2 की बॉन्ड लेंथ कम होती है, N2 की बॉन्ड लेंथ कम होती है बिकॉज ऑफ हायर मल्टीप्लिसिटी एंड लेस नंबर ऑफ लोन पेयर। हायर मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है क्योंकि लोन पेयर कम है, तो N2 और O2 में N2 की बॉन्ड लेंथ कम। आंसर में भी ये लिखना है हायर मल्टीप्लिसिटी एंड लेस लोन पेयर रिपल्शन एज कंपेयर टू O2। N2 O2 F2 इनको अरेंज करना है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इनका स्ट्रक्चर देखने, ये रहा इनका स्ट्रक्चर, और उसी पॉइंट को जो अभी आपको बताया गया आपने अप्लाई करना है और उसके हिसाब से जवाब मिल जाना है आपको। F2 O2, F2 में सिंगल बॉन्ड, ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन, यहां दो लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर। सो वी कैन सी मल्टीप्लिसिटी कम है, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। मल्टीप्लिसिटी कम है, रिपल्शन ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहां मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, रिपल्शन कम है, सो वी कैन सी F2 O2 N2 ये जवाब रहना चाहिए आपका। कुछ बुक्स कई बार अपने आप को डिफरेंट शो करने के लिए डिफरेंट बातें शो करती हैं, लेकिन वो आंसर एमसीक्यूज में नहीं माने जाएंगे, नहीं वहां पर बनते। आपको कोशिश करना है इन कन्वेंशनल मेथड को, जो चीजें वहां पर पर्टिकुलरली ली जा रही हैं उसी के हिसाब से आगे आपने बढ़ना है, ध्यान रखना। HF और HI, पहला फैक्टर साइज, साइज में ही डिफरेंट है। सबसे बड़ा साइज किसका? आयोडीन का, तो जवाब क्या हो गया? HI, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। F2 possess higher bond length than Cl2। F2 और Cl2 का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछते हैं। ग्रुप नंबर 17 में आपके एग्जामिनेशन में आता है, क्लास 11th में भी उनके एग्जामिनेशन में आता है। नाउ फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, क्लोरीन का साइज इससे बड़ा होता है। क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो एक बार तो हमारे दिमाग में बात आएगी कि क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि उसका साइज बड़ा है। लेकिन यहां पर होता क्या है कि फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल है और बहुत छोटा साइज होने की वजह से लोन पेयर बहुत नजदीक आते हैं और बहुत नजदीक आने की वजह से एकदम से रिपेल करते हैं और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी भी उसी हिसाब से वेरी करेगी। सो वी कैन से ड्यू टू हायर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इन केस ऑफ स्मॉल साइज्ड फ्लोरीन, यहां बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन हायर बॉन्ड लेंथ, लोन पेयर रिपल्शन टेक्स प्लेस व्हिच इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ। ये जान लेना है। हाउ बॉन्ड लेंथ अफेक्ट्स रिएक्टिविटी, बॉन्ड लेंथ रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है? देखो सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है। नाउ सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं AB और AC, यहां बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी तो स्ट्रॉन्ग होगा, आसानी से नहीं टूटेगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वीक होगा, आसानी से टूटेगा। छोटा बॉन्ड मुश्किल से टूटता है, बड़ा बॉन्ड आसानी से टूटता है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, आसानी से स्प्लिट नहीं होगा, आसानी से स्प्लिट होगा, और अगर ये आसानी से स्प्लिट होगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सो वी कैन सी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वहां बॉन्ड स्प्लिटिंग आसान होगी और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रीवियस सेशन में बताए गए टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए। जरूरी है आपको इनको सॉल्व करना, क्योंकि ये हम बोर्ड के क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, क्लास 11th के क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, और जेई और नीट के क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो इनके अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, टॉपिक को सीखना। टॉपिक एक बार सीखोगे लगेगा वेरी इजी, बहुत आसान है, एग्जाम में अप्लाई करते वक्त लगता है कुछ गड़बड़ हुआ। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन मेंटेन करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों, बाय। सो हमारा अगला टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
बॉन्ड लेंथ के बारे में हम जान चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ को किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या क्या उसके फैक्टर हैं, यह हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। देखिए बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये सभी शब्द एक तरह से आपस में एसोसिएटेड हैं। तो अभी पहले मैं बात करता हूं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। देखिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में डिफरेंट बॉन्ड बने हैं। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड, कि एक ही तरह के एक मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। अगर एक मोल के लिए निकालेंगे तो जवाब पर मोल आएगा, एक बॉन्ड के लिए निकालेंगे जवाब पर बॉन्ड आएगा। सो वी कैन से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड, उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर बॉन्ड कहेंगे, एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल के नाम से पहचाना जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको स्प्लिट करने में। तो जानते हैं कौन कौन से फैक्टर यहां पर हो सकते हैं। पहला फैक्टर जो कंसीडर करेंगे हम वो है साइज का फैक्टर। अब आप खुद देखिए, आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, ए बी और ए सी, दो मॉलिक्यूल हैं। हमने देखा ए तो सेम है, बी और सी के साइज में फर्क है। साइज में फर्क हो जाने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। अब कॉमन सी बात है, छोटा बॉन्ड होगा तोड़ना मुश्किल होगा, बड़ा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। कॉमन एग्जांपल ले सकते हो, एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा लो, तोड़ने की कोशिश करो, बड़ी पेंसिल लो, तोड़ने की कोशिश करो। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी आसानी से टूटेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो यहां पर हम इस बात को कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बड़ा साइज होगा आसानी से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। आपसे पूछें, बताएं HF, HI किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का। साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, आसानी से स्प्लिट हो जाएगा। आपके पास CH4 और CH4। अब बताना है सेम, साइज बड़ा बॉन्ड एनर्जी कम, तो जवाब इस तरह से हमारे पास हो जाएगा कि जितना साइज बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से रहा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर, मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टीप्लिसिटी के अंदर आप जान लो, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सो वी कैन अंडरस्टैंड हमें पूरे बॉन्ड को तोड़ना है। ध्यान रखना, हम सिग्मा और पाई की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पूरे बॉन्ड को तोड़ना है, इनको डिसोसिएट करना है, दोनों को सेपरेट करना है। यहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां तीन। याद है यूनियन इज द स्ट्रेंथ वाली कहानी हुआ करती थी, जहां पर बताते थे कि एक वुड है, एक पीस आसानी से टूट जाएगा, दो पीस, तीन पीस, चार पीस, जितने ज्यादा पीस होंगे उनको इकट्ठा तोड़ना मुश्किल होगा। तभी कहते थे कि यूनियन इज द स्ट्रेंथ। अगर आप सारे इकट्ठे हैं तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, अगर आप बिखरे हुए हैं तो कोई भी आपको तोड़ सकता है। तभी कहते हैं कि एकता बहुत जरूरी है, यूनिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये कंसेप्ट भी केमिस्ट्री से ही बाहर निकल रहा है, ध्यान रखिए। सो वी कैन से यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इस वजह से इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। सो वी कैन से कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। यहां पर याद रखना, मैंने ये नहीं पूछा कि एक बॉन्ड तोड़ना है, मैंने कहा कि पूरे के पूरे एटम को सेपरेट करना है। तो मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी तो वहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। आपसे पूछें N2 और P2 या फास्फोरस का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, फास्फोरस का मॉलिक्यूल, हमें याद रखना है नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड हैं
और फास्फोरस के केस में फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो किस बॉन्ड लेंथ की एनर्जी ज्यादा है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? यहां सिंगल बॉन्ड आसानी से टूटेगा, यहां 3 बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा। सो वी कैन से N2 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू P4, ये यहां पे कहा जा सकता है। सो मोर इज द मल्टीप्लिसिटी। आपसे पूछें कि एल्कीन है, बताओ किसको तोड़ना आसान होगा, मुश्किल होगा? कि अगर मैं सिंगल बॉन्ड, अगर मैं दोनों को सेपरेट करने की बात करूं तो इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, यहां इनको सेपरेट करना आसान होगा, इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा। बच्चे क्वेश्चंस में उलझते हैं, वो वहां रिएक्टिविटी की बात वो डिफरेंट वे है, वहां हम एक एक बॉन्ड तोड़ने की बात करते हैं। अगर एक एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां सिग्मा। पाई टूटना आसान होता है तो रिएक्टिविटी के हिसाब से उसकी ज्यादा होगी, लेकिन यहां मैं रिएक्टिविटी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि इनको सेपरेट करना है, कार्बन कार्बन को तोड़ के अलग कर देना है, अलग कर देना है। यहां एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, वहां 2 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सो वी कैन से वहां तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इतना आपको जानना है। और तीसरा पार्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब लोन पेयर्स कैसे अफेक्ट करेंगे आप खुद समझ जाओ। यहां इस तरह से चीजें दी गई हैं, यहां साइज सेम है, मल्टीप्लिसिटी सेम है, लोन पेयर डिफरेंट है। यहां लोन पेयर नहीं है, यहां एक एक लोन पेयर में रिपल्शन से बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, यहां रिपल्शन नहीं है। बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा तो आसानी से टूट जाएगा। सो वी कैन से जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। मोर द लोन पेयर लेसर इज द बॉन्ड एनर्जी, ये यहां पे कहा जाएगा, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड एनर्जी के टॉपिक के अंदर हमने जाना कि हमें कैसे 3 फैक्टर को यहां अप्लाई करना है, हमें बताना है। तो आप याद रखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितना साइज बड़ा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, जितनी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसी हिसाब से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्वेश्चन है, अरेंज करना है आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंगली। आपके पास है HF, HCl, HBr, HI, इन्हें अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंगली। N2 and O2 इन्हें अरेंज करना है, N2, O2, F2 and F2 and Cl2 इन्हें अरेंज करना है। और अगला क्वेश्चन है, हाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अफेक्ट्स रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो होमवर्क में आपने इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना है, इन क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे आप, पहले अप्लाई करो, अपना दिमाग अप्लाई करो, अच्छे से सोचो। ये क्वेश्चन पी ब्लॉक में भी आते हैं, आपके 11th क्लास के चैप्टर में भी हैं, ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 15 में, ग्रुप नंबर 16 में। जनरल क्वेश्चन पूरी इनऑर्गेनिक का बेस बना रहे हैं हम, और बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका माइंड एक्टिवेट होना चाहिए। वो एक्टिवेट होगा, चीजें सॉल्व करेगा, आप सीखोगे। जितनी ज्यादा लर्निंग होगी उतना बेस्ट आपके पास रहेगा। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपने इस तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी के बारे में जाना। इनको सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लेक्चर के अंदर हमने आपको ये फैक्टर बताए थे और आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे। अब बारी है इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने की। उम्मीद है कि आपने खुद भी इनको डिस्कस कर लिया होगा और खुद भी सॉल्व कर लिया होगा। नहीं किया तो यहां सीखो, कर लिया है तो उसके आंसर को आप चेक करें। पहला क्वेश्चन था कि अरेंज करना है बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर में। पहला फैक्टर साइज, जिसका साइज बड़ा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। जिसका साइज बड़ा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। सो वी कैन से HF, HCl, HBr, HI साइज के बेसिस पे जवाब बनेगा, तुरंत आंसर दे पाएंगे। अरेंज करने वाले क्वेश्चन आपके हर तरह के एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। N2 और O2, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, O2 में डबल बॉन्ड है, दो लोन पेयर है। तो यहां हम देखेंगे मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, लोन पेयर कम है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो N2 में क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, लोन पेयर कम है, इसी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी O2 से ज्यादा है, इस बात को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा यही। N2O2 एंड F2, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, दो लोन पेयर, और यहाँ सिंगल बॉन्ड और तीन लोन पेयर। सो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। दोनों फैक्टर को अप्लाई करो। मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, लोन पेयर कम है, मल्टीप्लिसिटी कम है, लोन पेयर ज्यादा है, एटसेट्रा। और इन्हीं दो फैक्टर के बेसिस पे हमारा जवाब आ जाएगा N2O2 और F2। फ्लोरीन और क्लोरीन, बॉन्ड लेंथ के वीडियो में भी हमने बताया था कि फ्लोरीन क्लोरीन के केस में ध्यान रखना है, फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन स्मॉल साइज्ड फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, लोन पेयर पास होते हैं, रिपल्शन ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से हम कहेंगे F2 की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। हाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अफेक्ट द रिएक्टिविटी, कैसे रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है? सीधी सी बात है, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, ज्यादा रिएक्टिव है, बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा, कम रिएक्टिव है, आसानी से टूटेगा, ज्यादा रिएक्टिव है, और मुश्किल से टूटेगा, कम रिएक्टिव है। सो वी कैन से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। क्वेश्चन आता है, N2 को इनर्ट मानते हैं, N2 is like a inert gas, not an inert gas. N2 behave like the inert gas, ये almost unreactive है। N2 almost unreactive क्यों है? Because N2 में ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, लोन पेयर कम है, तो N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। बोर्ड का भी क्वेश्चन है ये, why N2 is least reactive? Due to highest bond dissociation energy, due to higher multiplicity and less number of lone pair, ये यहां पर कहना है। तो इस तरह से बच्चों ये हमने क्वेश्चन आंसर के जवाब यहां इस लेक्चर के अंदर सीखे। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर और भी हम कंसेप्ट और उनके क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। हमारे मेन टारगेट ये है कि टॉपिक भी समझो, क्वेश्चन आंसर भी समझो एक साथ। ध्यान रखिए क्लास 12th वालों के पी ब्लॉक की तैयारी ये चल रही है। पी ब्लॉक की तैयारी यहां से शुरू हो चुकी है और इसे पी ब्लॉक के अंदर ही आपने स्टडी करते जाना है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन। पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर आज हम सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट इनऑर्गेनिक एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज किया जाएगा। यहां पर हमारे पास सबसे पहले टाइप के एसिड हैं जिन्हें हाइड्रो एसिड कहा जाता है। हाइड्रो एसिड का मतलब जो डायरेक्ट हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, उसे हाइड्रो एसिड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है HF, फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr एटसेट्रा, इन सभी को हाइड्रो एसिड कहा जाएगा। तो जहां हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, ऑक्सीजन नहीं है, इन्हें हाइड्रो एसिड कहेंगे। अब हाइड्रो एसिड के केस में आपने जब एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है तो एक बहुत सिंपल सी बात है, जो आसानी से प्रोटॉन का लॉस करेगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जो इजीली प्रोटॉन का लॉस करेगा वही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और इजीली कौन लूज करेगा? जिसका बॉन्ड वीक होगा। और बॉन्ड किसका वीक होगा? जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो आप इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे कि जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा और उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी। अगर आपसे पूछें ग्रुप 17 में HF, HCl, HBr, HI बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? सो बिगर इज द साइज, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन रहेगा? HI। तो हमारा कंसेप्ट यहां पर डेवलप हो जाता है। We can say size of atom is directly proportional to acidic strength। ये हमारा कंसेप्ट जो मैंने आपको दे दिया, यहां कंसेप्ट डेवलप हुआ। अब पहला क्वेश्चन आया, HF, HCl, HBr, HI अरेंज करना है। यू कैन इजीली अरेंज, इन्हें आप बड़ी आसानी से अरेंज कर पाएंगे।
जिसका साइज बड़ा है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। इस तरह से हमारा हाइड्रो एसिड का क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। ध्यान से देखते जाइएगा इन लेक्चर्स को, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और अगर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, लेक्चर भी हो गया, और क्या तैयारी, फिर ये हमारी परफेक्ट तैयारी कहलाई जाएगी। इसके बाद बारी आती है आपके पास ऑक्सो एसिड्स की। ऑक्सो एसिड से हमारा मतलब है जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है उन्हें ऑक्सो एसिड कहा जाता है। जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा उन्हें ऑक्सो एसिड कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल HClO, HBrO, एटसेट्रा, HFO, एटसेट्रा। पहली टाइप की ऑक्सो एसिड हम ले रहे हैं जहां डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट है। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड इन्हें कहा जाएगा। अब देखिए यहां पर आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। HFO का स्ट्रक्चर इस तरह से, HClO का स्ट्रक्चर इस तरह से, HBrO का स्ट्रक्चर इस तरह से। हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो ये ऑक्सो एसिड है। अब ऑक्सो एसिड को आपने अरेंज करना है, इस फैक्टर के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन से अटैच एटम सेम है। हाइड्रोजन से अटैच एटम सेम होने की वजह से साइज सेम होगा, आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अटैच, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अटैच, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारा कंसेप्ट यहां पे डेवलप हुआ कि मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो हम देख सकते हैं HOF, HOCl, HOBr सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। और इस तरह से इन ऑक्सो एसिड्स को अरेंज कर पाएंगे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर। तो ऐसे आपने इनके बारे में जानना था कि ऑक्सो एसिड को किस तरह से अरेंज किया जाए, ये हमें मालूम पड़ेगा। अब जानिए कि अगर आपके पास डिफरेंट हेलोजन, तो हम जान चुके हैं सिमिलर हेलोजन के ऑक्सो एसिड हैं, तो आप किस तरह से अरेंज करेंगे। ये है हमारे पास HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्रुप 17 में से बहुत साल लगातार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करेंगे। इसे हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड के नाम से इनको जाना जाएगा। अब इन्हें हमें अरेंज करना है। अब आप यहां पर ये फैक्टर अप्लाई नहीं कर सकते साइज का, सभी एटम सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई नहीं कर सकते, सभी एटम सेम है। अब ऐसे केस में आप किस तरह से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जानिए, हमारे पास HClO है, स्प्लिट होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। HClO2 है, स्प्लिट होगा H पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव। HClO3 स्प्लिट होगा इस तरह से। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये सभी ऑक्सो एसिड यहां पर स्प्लिट हो जाएंगे और इस तरह से ये स्पीसीज देंगे। एसिड जो देता है उसे कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है, तो ये हमें कॉन्जुगेट बेस देंगे। क्योंकि पहले दोनों फैक्टर अप्लाई नहीं हो सकते, तो अब हमारे पास एक लास्ट उम्मीद बचती है जिससे हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब ये सभी के सभी H आयन का लॉस कर रहे हैं, यानी सभी के सभी एसिड हैं। अब कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, एक सीधी सी बात है, जहां पर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है वही ज्यादा एसिडिक होता है। मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, ये डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में भी पूछी जाती है। अब आपको यहां इनकी स्टेबिलिटी के बारे में जानना है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो एनायनिक स्पीसीज है, आयन है, और आयन के बारे में एक बात हमेशा जान लें, लेसर इज द चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी। लेसर इज द चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी। चार्ज सभी पे सेम है। फिर अब आप ये जान लें, मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हायर इज द स्टेबिलिटी। मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हायर इज द स्टेबिलिटी। यहां पर चार्ज एक ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा, यहां 2 ऑक्सीजन पे, यहां 3 ऑक्सीजन पे, यहां 4 ऑक्सीजन पे। तो जहां तक कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात है,
क्योंकि यहां पर चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा, एटम ज्यादा है, सो वी कैन से ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। और जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही स्टेबल, उतना ही स्ट्रॉन्गर हमारा एसिड होगा। सबसे ज्यादा बेस स्टेबल हमारे पास ये है, तो वी कैन से कि ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया HClO4, HClO3, HClO2 और लास्ट में HClO। इस तरह से हम यहां इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये जवाब दे पाएंगे कि ऑक्सो एसिड को किस तरह से अरेंज किया जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ग्रुप 17 के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं, आपको इनको अच्छे से लर्न करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अब मैं इस टॉपिक के बेसिस पे आपको देता हूं कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है और क्वेश्चन आंसर वीडियो के अंदर हम उनके आंसर को डिस्कस करेंगे, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन पहले एफर्ट्स आपको करने की कोशिश करनी है। तो आइए देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? A H2SO3 एंड H2SO4, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, जवाब देना है। अगला है HNO2 एंड HNO3, ये आपको जवाब देना है। द नेक्स्ट वन इज H2O, H2S, H2SE, इनमें स्ट्रॉन्गर एसिड क्या रहेगा, ये जवाब यहां बनना चाहिए, जवाब आना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज E पार्ट। अगर आपसे कहें MNO एंड MNO2, यहां बताना है विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। और अगर हमने आपसे कहा, अगर हमने यहां पर कंसिडर किया कि सपोज एक हाइपोथेटिकल ही सही PH3 ASH3, यहां प्रेडिक्ट करना है कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड हमारे पास रहेगा। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को यहां पर मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर बताने की। देखिए मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे नहीं बात बनेगी, अगर साथ साथ दिमाग भी चलाएंगे कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। और ये चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे NTSC के पेपर में हैं, चाहे आप क्लास 11th में हैं, आप किसी भी क्लास के क्यों ना हो, कंसेप्ट अगर डेवलप है इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा परफॉर्मेंस आएगी, और परफॉर्मेंस अगर आएगी तो हैप्पी मूड हमेशा बना ही रहेगा। तो इसी तरह से देखते रहिए इन सभी वीडियोस को और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आपकी हो पाए और आप और ज्यादा मेहनत करते जाएं, क्योंकि सक्सेस के लिए सिर्फ यही जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, एंड दिस इज मस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ के वीडियो में आपको हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और आइए आप डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर को और आपकी लर्निंग की चेकिंग यहां पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आपको साइज देखना है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर साइज सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखनी है, और उस बेसिस पे आपका जवाब कहीं ना कहीं निकल ही आएगा। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन H2SO4, H2SO3, हम जानते हैं H2SO3 स्प्लिट होगा H पॉजिटिव, HSO3 नेगेटिव, वी कैन से H2SO4 स्प्लिट होगा H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। सोचिए कौन सा फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। साइज का फैक्टर यहां अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि सभी एटम सेम हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अप्लाई नहीं हो सकता कि सभी एटम सेम हैं। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी वही अप्लाई करना पड़ेगा, और वहां आपको बताया था मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हायर इज द स्टेबिलिटी। मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, और डिस्पर्सल ऑफ चार्ज डिपेंड करता है कितने एटम हैं। यहां पर नंबर ऑफ एटम ज्यादा होने की वजह से डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज्यादा होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो वी कैन से H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। तो H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये हमारा जवाब बनेगा। अगला HNO2 और HNO3
सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, साइज जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी कांट अप्लाई क्योंकि सेम है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो डिपेंड करेगा कि कितना डिस्पर्सल ऑफ चार्ज है, और क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम ज्यादा है डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ज्यादा होगा और ये स्ट्रॉन्गर रहेगा। H2O, H2S, H2SE, बस साइज, पहला फैक्टर साइज, सभी का साइज अलग अलग है, डिफरेंट एलिमेंट है, जिसका साइज बड़ा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, वही अंडरस्टैंड कि सबसे बड़ा साइज होता है इनमें सेलेनियम का, और वही हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड यहां रहेगा। MnO, MnO2 से पहले हम करते हैं PH3, ASS3। वैसे तो ये बेस होते हैं, लेकिन अगर आपसे कह दिया कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ में बताओ कि अगर इनका प्रोटॉन रिलीज होना है तो कौन स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, तो डिफरेंट एटम, साइज डिफरेंट, साइज का फैक्टर अप्लाई, जिसका साइज बड़ा वही स्ट्रॉन्गर, साइज बड़ा किसका, आर्सेनिक का। सो वी कैन से यहां इस तरह से बात बनेगी, ये हमारा स्ट्रॉन्गर रहेगा। अब ये ऑक्साइड है, ये हाइड्रो एसिड नहीं है, ऑक्सो एसिड नहीं है, ऑक्साइड है। बाय चांस अगर आपसे ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ऑक्साइड का क्वेश्चन पूछ ले तो आप किस तरह से जवाब देंगे? देखो ट्रिक है ये, टिप्स कह लो, ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, कि जो अभी हमने बताया मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हायर इज द स्टेबिलिटी। आप सीधा से इस बात को मान के चलें जहां ज्यादा एटम होंगे वहीं पर ज्यादा डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा और वही ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो हमारा जवाब हो गया MnO2 स्ट्रॉन्गर रहेगा। रीजन ऑक्सो एसिड का वैसे तो हम लुईस एसिड के कैरेक्टर के हिसाब से देते हैं, लेकिन यहां जब हमें डायरेक्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चन का जवाब देना है, डायरेक्ट हमें चीजों को मालूम होना चाहिए, तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन सी। तो इस तरह से इन चीजों को, इन क्वेश्चंस आंसर को करने के बाद पी ब्लॉक के सभी ऐसे क्वेश्चंस जहां एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाती है आपसे सॉल्व हो जाएंगे। हम गलती ये करते हैं कि पी ब्लॉक को पूरा का पूरा चैप्टर हर पेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नो, कंसेप्ट वाइज पढ़ो, ये चैप्टर बहुत आसान रहेगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, हैप्पी एग्जामिनेशन।